यस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं साइंस को। साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। साथ ही कंप्लीट क्लासेस आपकी साइंस की यहाँ पर अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट साइंस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, ज़रूर से आप ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे, ताकि कोर्सेज के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें एडिशनल पढ़ने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा यदि कोई डाउट रह जाता है ऐप को कैसे डाउनलोड करें, और बाकी सारे कोर्सेज साइंस के अलावा अवेलेबल हैं, अगर आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर पूरी बात कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से बेसिकली दो पेपर आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है जिसके अंदर जलोढ़ मिट्टी और शुष्क मिट्टी का रंग क्रमशः कैसा होता है। ये दोनों ही पेपर के क्वेश्चन जो है आपकी एमपीएसबी की लैंग्वेज है, मतलब एमपीएसबी किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। ओके, और साथ ही आपका साइंस, जनरल साइंस प्लस टेक्निकल साइंस, दोनों चीजें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी जो है लाइट टू ग्रे ऐश कलर उसका हो सकता है, और शुष्क मिट्टी जो है लाल से भूरा कलर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो रेड टू ब्राउन कलर में हो सकती है, और शुष्क मिट्टी जो है लाइट टू एश ग्रे कलर हो सकता है। ठीक है, और ब्लैक एंड येलो रिस्पेक्टिवली, हल्का पीला और काला रंग रिस्पेक्टिवली। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो जलोढ़ मिट्टी है लाइट टू एश ग्रे कलर की होती है, और ये वाली जो मिट्टी होती है शुष्क मिट्टी एरिड सॉइल, ये लाल से भूरे कलर की यहाँ पर रहती है। मतलब बेसिकली जो टेक्सचर के हिसाब से हमें मिट्टी का जो कलर है उसको डिसाइड यहाँ पर करना था। सो आप ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी जो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से रहती है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कलर वाइज आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टी दे रखी है। रेड दे रखी है, ब्लैक दे रखी है, लैटेराइट दे रखी है, डेजर्ट दे रखी है। तो ये वाली जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, कुछ इस तरीके से ये दिखती है। नॉर्मली ये येलोइश, एग्जैक्ट येलोइश कलर ना होते हुए लाइट टू एश ग्रे कलर इसका रहता है। ठीक है, पिक्चर में आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और जो शुष्क मिट्टी रहती है जिसमें बिल्कुल दरारें वगैरह पड़ी हुई रहती है, वो लाल से भूरे कलर की यहाँ पर है, हो सकती है, जो बिल्कुल यहाँ पर ड्राई रहेगी। ठीक है, ओके डन। यहाँ तक पहला मिट्टी का क्वेश्चन है। अब इस वाले पैटर्न की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी तक अपन कम से कम 40 शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में अपन 2 से 3 हर पेपर के अंदर, अगर हम लोग बात करें जो हमने सेशंस किए थे, तो हर सेशन में हम लोग 2 से 3 शिफ्ट कंप्लीट कर रहे हैं। सो 40 से ज्यादा शिफ्ट अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है इन सेशंस के अंदर। तो अपन ने एक पैटर्न देखा है कि 4 से 5 शिफ्ट में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। कॉमन इन द सेंस कि अब ये मिट्टी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो लगातार 4 से 5 शिफ्ट में मिट्टी वाले क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगले 4 से 5 सेशन में आपने देखा कि एनिमल का क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मतलब एनिमेलिया किंगडम का क्वेश्चन आ गया। तो अगली 4 से 5 शिफ्ट लगातार आपसे एनिमेलिया किंगडम के क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, तो ये इनका एक फिक्स पैटर्न चल रहा है। तो आगे आने वाले 4 से 5 शिफ्ट में, यानी कि जो 4 से 5 पेपर होंगे, उसमें आपको मिट्टी के क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सी मिट्टी किस तरीके की दिखती है। फिर आगे आने वाली 4 से 5 शिफ्ट में सारे यूनिवर्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मान लो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आगे आने वाली हर शिफ्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो पूरा ही सब कुछ पूछ सकते हैं आपसे, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि आपको पढ़ना सब कुछ है। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ड्राई फार्मिंग अपनाई जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग अपनाई जाती है, रेंचिंग खेती अपनाई जाती है, या शिफ्टेड कल्टीवेशन को अपनाया जाता है? क्या आंसर होगा यहाँ पर? जनरली हमारे यहाँ पर जो खेती करी जाती है वो मिक्स्ड फार्मिंग होती है। ठीक है, ओके डन। जनरली क्वेश्चन था मिक्स्ड, मतलब कि हम लोग यहाँ पर मल्टीपल क्रॉप लगाते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल में सिर्फ 2 ही फसल लगा दी, मल्टीपल यहाँ पर चलती रहती है कि एक फसल के साथ हम लोग दूसरी भी लगाते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फार्मिंग का यूज यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण में विषाक्तता एक व्यक्ति को उच्चतर स्तर तक नुकसान पहुंचाएगी। द टॉक्सिसिटी इन द एनवायरमेंट विल हार्म अ पर्सन्स प्राइड, हैबिटेट, हेल्थ और वेल्थ। देखो इसका जो आंसर है उसका आंसर क्या होगा कि ये मनुष्य के स्वास्थ्य को या व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी। मान लो जैसे कि हम लोग बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं बायोमैग्निफिकेशन का, जिसको हिंदी में क्या बोला जाएगा?
जैविक आवर्धन, राइट, यही बोला जाता है हिंदी के अंदर। तो जैविक आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन के अंदर क्या होता है कि मान लो एक जीव के अंदर कोई भी हार्मफुल कंटेंट है, ठीक है, उसको किसी दूसरे जीव के द्वारा सेवन किया गया, फिर इसको किसी जीव के द्वारा सेवन किया गया, तो ये जो विषाक्तता है या जो प्रदूषण की मात्रा है आगे से आगे क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और सेम चीज किसके अंदर होती है, ऊर्जा के अंदर होती है, कि ऊर्जा हर एक लेवल तक जाते जाते क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब गंदी चीजें या प्रदूषण जो है वो इंक्रीज होता जाता है और एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, जिसको आप 10% लिंडमैन ऊर्जा के नियम से जानते हैं, राइट। तो इसने एक जनरल क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण में विषाक्तता एक व्यक्ति के हेल्थ के उच्च स्तर तक नुकसान पहुंचाएगी। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा नुकसान बढ़ता जाएगा। ठीक है। निराई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। इम्प्लीमेंट यूज फॉर वीडिंग इज, ठीक है, निराई के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फनल का, दराती का, खुरपी का, या फिर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो खुरपी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। खुरपी से क्या करा जाता है, आसानी से निराई कर ली जाती है। आसानी से जितने भी खरपतवार वगैरह हैं उनको खुरपी के थ्रू हटाया जा सकता है, क्योंकि फनल आपको पता है कि फनल जो है हम लोग उसके लिए करते हैं, सीड्स वगैरह डालने के लिए करते हैं, राइट। तो वो ऑप्शन तो अपना होगा नहीं। एक ही ऑप्शन इसमें बच रहा है कि और दराती काटने के लिए यूज होती है, बेसिकली बड़ी फसल होगी तो उसको काटने के लिए। अब ये निराई वगैरह में हमको क्या करना होता है, जितने भी वीड होते हैं, जितने भी खरपतवार होते हैं, उनको जमीन से निकालना पड़ता है ना। मतलब एक तरीके से गड्ढा खोद कर, जैसे आप गड्ढा खोदते हैं तो खुरपी से हम लोग, मान लो ये खरपतवार यहाँ पर उग रहा है फसल के बीच में, ठीक है, इसकी जड़ें जमीन में यहाँ तक है, तो हम लोग खुरपी के थ्रू उसको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, जड़ से हटाने की कोशिश उसमें करी जाती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। 26 को देखना, 26 का आंसर क्या होगा। सबसे पहले कथन ये बोल रहा है कि पर्यावरण में उपभोक्ताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है, बढ़ ही रही है और सही बात भी है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि उपभोक्ताओं में धीरे धीरे वृद्धि से भोजन की कमी हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप जीवित प्राणी मर जाएंगे। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका और क्या आंसर हो सकता है। देखो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर ये वाली चीजें हुई है ना, ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन द कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर्स बढ़ती गई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवित प्राणी जो है वो क्या होगा, भोजन की कमी होगी और भोजन की कमी होने से क्या होगा, जीवित प्राणी मर जाएंगे। तो बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आपदा प्राकृतिक संतुलन में अचानक हुई गड़बड़ी है। आपदा होता क्या है, डिजास्टर क्या होता है, कि नेचर का बैलेंस यहाँ पर बिगड़ चुका है, जिसमें व्यक्तिगत जीवन और संपत्ति को नुकसान हुआ है। क्यों, क्योंकि आपदा प्रबंधन समय पर ही ऐसे खतरों से घटित होने से पहले जीवन को बचाने की रणनीति। अब यहाँ पर इसने क्या पूछा है, आपदा प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले अपन ने डिजास्टर की डेफिनेशन देखी, जो कि कंप्लीटली ट्रू है, कि नेचर के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है तो आपदा आ सकती है, आपदा में बाढ़ आ सकती है, कोई भी चीज यहाँ पर एक्स वाई जेड हो सकती है। ठीक है। आपदा प्रबंधन समय पर ऐसे खतरों के घटित होने से पहले जीवन को बचाने की रणनीति। मान लो आप तैयार हैं कि बारिश का मौसम है, हमारे यहाँ पर नदी है तो इसमें हर साल बाढ़ आती है तो इस बार भी आएगी, तो हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लेकर रखें, हम लोग क्या क्या सावधानियां बरते। तो आर भी करेक्ट हो गया और ए भी करेक्ट हो गया, तो बोथ आर करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके बिना काम नहीं हो सकता है, वर्क कांट बी डन विदाउट व्हाट, कार्य नहीं होगा, है ना। मतलब एक जनरल क्वेश्चन नहीं है ये, आपका एक थ्योरेटिकल वो क्वेश्चन है कि कार्य किस में नहीं होगा। तो अपन ने 3 प्रकार के कार्य पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। ठीक है, ये बेसिकली जो आपका W इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, उसका ये क्वेश्चन है कि कार्य किसके बराबर होता है, बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है, राइट। तो इसने बोला है कि किसके बिना काम नहीं होगा, तो कार्य में यदि बल नहीं लग रहा है ना, तो जीरो वर्क डन हो जाएगा। और विस्थापन, अगर वस्तु मूव ही नहीं कर रही है तो भी कार्य नहीं होगा, तो उसके लिए बल का होना आवश्यक है और साथ ही वस्तु का विस्थापित होना आवश्यक है। तो अब इन चारों में मैं क्या आंसर करूं, W इज इक्वल टू एफ एस के अकॉर्डिंग बल और विस्थापन होना चाहिए, तो विस्थापन है मतलब कार्य हो रहा है। ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, कि मान लो वस्तु इस साइड जा रही है और आपको इसी साइड मूव करवानी है, आप पीछे से फोर्स इसमें लगा रहे हो, है ना, और वस्तु डिस्प्लेस भी इधर ही हो रही है, या फिर इसको ऐसे ही मान लो, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब वस्तु इधर डिस्प्लेस हो रही थी और आप धक्का किधर लगा रहे हो, फोर्स किधर लगा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो। जीरो वर्क डन कब होगा, जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा होगा वस्तु के बीच में, विस्थापन के बीच में और बल लगाने के बीच में।
और एकोरेट तब हो रहा होगा कि जब वस्तु बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हुई है, मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो भी अपना कार्य कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसके बिना कार्य नहीं हो सकता है, तो जब तक विस्थापन नहीं होगा कार्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भोजन में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन द डाइट? सॉल्ट का उपयोग क्या रहेगा हमारे भोजन के अंदर? सबसे पहले खाने के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं। इसको आप इंग्लिश में देखिएगा, प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। मतलब हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एसिड चाहिए होगा। एसिड में कौन सा एसिड चाहिए होगा? HCl चाहिए होगा। तो नमक की वजह से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? नमक की वजह से बॉडी में HCl प्रोड्यूस होगा। HCl प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी बॉडी में जो भी भोजन है वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाएगा, और हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि एसिड होगा तो डेफिनेटली बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। राइट। और तीसरा ऑप्शन है घेंगा को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ग्वाइटर, और खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। आपने तो ये दो ऑप्शन बहुत आसानी से रिमूव कर दिए होंगे कि जस्ट बिकॉज टेस्ट के लिए हम लोग खाने में नमक यूज नहीं करते, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में HCl को प्रोड्यूस करने के लिए नमक का उपयोग करते हैं भोजन के अंदर। ओके, देखो नमक पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में मदद करता है, जो एक महत्वपूर्ण पाचन का स्राव करता है, भोजन को तोड़ता है। नमक क्लोराइड का एक अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि बेसिकली ये है क्या? NaCl ही है। तो क्लोराइड का ये अच्छा स्रोत है जो कि HCl के उत्पादन में हमारी मदद करता है। HCl हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन आते होती है इसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए प्रोटीन को ये तोड़ता है। प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने की अनुमति ये देता है, ताकि आसानी से एंजाइम की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो पाए, ताकि आसानी से एंजाइम अपने कार्य को कंप्लीट कर पाए। ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि HCl के बॉडी में क्या क्या कार्य है। तो अपना जो भोजन है उसको पाचन करने के लिए, मतलब शरीर को एसिडिक बनाने के लिए, है ना, एसिडिक नेचर यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा देता है छोटी आंत में। और इट एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सिन, ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है। इट किल द जर्म्स दैट मे हैव एंटर्ड इनटू आवर स्टमक विद फूड, अगर खाने के भोजन के साथ यदि हमारे शरीर में जर्म्स जो होते हैं अगर वो प्रवेश कर गए, तो उसको यहाँ पर कौन तोड़ेगा? HCl उसको यहाँ पर खत्म कर देगा। तो ये HCl का कार्य होगा। और HCl किसके थ्रू बना हुआ है? NaCl के थ्रू यहाँ पर बना हुआ है। NaCl क्या है? NaCl नमक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन थर्मोमीटर में मौजूद है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पारा। डेफिनेटली अगर थर्मोमीटर की बात करें तो पारा ही उसमें रहेगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में ये पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मीठी क्रांति किसके उत्पादन को बढ़ावा देती है? स्वीट रिवॉल्यूशन किसके लिए? स्वीट रिवॉल्यूशन अपना हनी के लिए, शहद के लिए। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 ग्राम फैट ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अबाउट एनर्जी। जैसे अपन पढ़ते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी। और ऐसे ही एक क्वेश्चन पेपर में भी अभी आपसे पूछा गया था, तो उसमें मैक्स ऑप्शन 3900 कैलोरी का था, तो हमने ये लगा लिया था। राइट। अभी यहाँ पर क्या है, सब किलो के अंदर है। और फैट से कितना मिलता है? फैट से अपन को 9 किलो कैलोरी मिलता है। और कार्ब से यानी कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी मिलता है, या 4200 आप बोल सकते हैं, एवरेज 4000 आप कह सकते हैं। ठीक है। मतलब हमारे शरीर में 1 ग्राम फैट है, तो इससे कितनी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी? 9 किलो कैलोरी हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है। विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा सगुराव है, लाइकेन है, और इन दो, ये दोनों हो सकते हैं, या फिर बम्बू है। तो सबसे तेजी से बांसी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। LPG किसका मिश्रण होता है? LPG कंटेन अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। पहला ऑप्शन ही कलेक्ट हो गया, क्योंकि PB से अपन ने याद करा था इसको, जैसे हम लोगों को लूट रखा है MPPEB ने, तो आप इसको PB करके यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथलस किसे कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसे मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि इनका एक फिक्स पैटर्न चलता है कि 4 से 5 शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ध्यान होगा हम लोग लगातार प्रीवियस 4 से 5 शिफ्ट की बात करें, इवन मोर देन एक दो शिफ्ट और मिला लो, तो हम लोग लगातार मायोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं,
माइटोसिस के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, गैमेटोफाइट के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्पोरोफाइट के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोथोलस उसी टॉपिक का क्वेश्चन है ना। तो आपका एक पूरा बोल सकते हैं एक चैप्टर यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है। तो प्रोथोलस क्या है, गैमेटोफाइट है, होमोस्पोरस है, समलिंगी है, विषम स्पर्शी है, हेट्रोस्पोरस है, या फिर ये सेलाजिनेला है। तो क्या आंसर यहाँ पर होगा, प्रोथोलस बेसिकली होते क्या है, गैमेटोफाइट यहाँ पर होते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको हार्ट जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये किसी का हार्ट है, बेसिकली एक पत्ती के समान स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रोथोलस है। ठीक है, और गैमेटोफाइट जो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि दो प्रोसेस होती है, गैमेटो होता है, स्पोरो होता है। कि यहाँ पर जो अपन बोलते हैं ना इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि प्रत्यावर्तन की जो प्रोसेस होती है ना, प्रत्यावर्तन की जो प्रोसेस यहाँ पर होती है, उसी को अपन यहाँ पर इस नाम से कंसीडर करते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट से। तो उसमें जहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, जैसे ये राइजोइड्स यहाँ पर बड़े हुए हैं, है ना, ये राइजोइड्स यहाँ पर बने हुए हैं, यहीं से स्पोर्स क्रिएट होंगे, यहीं से अपने स्पोर्स क्रिएट होते हैं। राइट, तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट होती है यहाँ पर द्विगुणित होने वाली, तो ये क्या कहलाती है, पूरी प्रोसेस यहाँ पर प्रोथोलस कहलाती है। मैं आपको एक बार इसका डेफिनेशन दिखा देती हूँ। डेफिनेशन क्या है, प्रोथेलस या प्रोथेलियम आमतौर पर फर्न या अन्य टेरिडोफाइटों के जीवन में गैमेटोफाइट का चरण होता है। अब गैमेटोफाइट मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लांट बीज नहीं देते, फल नहीं देते, फूल नहीं देते, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, सारे प्लांट इस कैटेगरी में आ जाएंगे जो बीजाणु के थ्रू जनन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कभी कभी शब्द का उपयोग लीवर वॉट और पीटल मॉन्स के युवा गैमेटोफाइट का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है कि जस्ट ये प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, गैमेटोफाइट की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो उस प्रोसेस को भी प्रोथेलस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। बेसिकली फर्न का अगर मैं बात करूँ तो फर्न का भी जो आपने डायग्राम देखा, प्रोथेलस चपटा हरा स्वपोषी हृदय यानी दिल के आकार का, पृष्ठअधरी मतलब बिल्कुल इस तरीके से उसकी एक पतली सरफेस होगी, लगभग 1/8 से 1/13 इंच का आकार इसका रहता है। ठीक है, गैर संवहनी युग्मोद्भिद ये पौधा है। प्रोथेलियम या प्रोथेलिस आमतौर पर जीवन चक्र में युग्मोद्भिद चरण होता है। प्रोथेलियम एक अंकुरित बीजाणु से यहाँ पर विकसित होगा। ठीक है, एक अंकुरित बीजाणु जो होगा उससे ये पूरे तरीके से डेवलप होता है। इसका एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें मैं आपको पूरा इसका चक्र बता दूंगी कि गैमेटोफाइट जो चरण होता है वो कैसे यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, पहले गैमेटोफाइट होगा, फिर स्पोरोफाइट यहाँ पर होगा, पहले मेल पार्ट फिर देन फीमेल पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है। मतलब ये तो एक एक्सेप्शनल कैटेगरी होगी कि जो एग भी देता है लेकिन मैमल कैटेगरी में है, क्योंकि दो अलग अलग कैटेगरी होती है, तो एग वाले होते हैं और एक बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। लेकिन ये एग देगा लेकिन मैमल कैटेगरी में, इसको स्तनधारी कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें प्लेटिपस जो होता है ये एक ऐसा जीव है, देखो इस ये दिखने में ही थोड़ा अजीब आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से इसकी पूरी चोंच रहती है। ठीक है, प्लेटिपस ये एक जीव है जो एग देता है लेकिन अपना मैमल कैटेगरी में, स्तनपाई कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऑर्थोनीरो एनाटिस इसका नाम है, इसका अपन बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम है, प्लेटिपस के नाम से अपन इसको जानते हैं। कई तरीके की विशेषताएं होती है जो काफी यूनिक है, हैरान कर देने वाली है। इसकी बतख जैसी चोंच पाई जाती है, पक्षी या सरीसृप की तरह, रेप्टाइल और बर्ड कैटेगरी की तरह ये एग देता है, और स्तनधारी की तरह अपने बच्चों को ये दूध पिलाता है। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी का मिक्सचर आप प्लेटिपस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइलम पोरीफेरा को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। देखो किसी भी प्रजाति को, किसी भी कैटेगरी को अगर क्लासिफाई किया गया है तो कुछ कॉमन विशेषता देखकर उन सबको एक कैटेगरी में डाला गया। तो पोरीफेरा की क्या विशेषता होती है, पोरीफेरा में पाए जाते हैं कटंग, मतलब ये काफी शार्प एजेस वाले होते हैं। ठीक है, स्पीकुलस की वजह से जो है इनको पोरीफेरा कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये क्या होता है इसको अपन समझ लेते हैं। तीन कैटेगरी होती है पोरीफेरा में। सबसे पहली होती है कैल्सेरिया। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा जिसमें स्पंज शामिल है, सारी स्पंज कैटेगरी पोरीफेरा से बिलोंग करती है। उनके स्पीक्यूल्स की वजह से इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। सबसे होता है कैल्सीरिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैल्सीरिया। इस वर्ग के स्पंज में कैल्शियम कार्बोनेट स्पीक्यूल्स से बने हुए कंकाल होते हैं। ये सबसे पहली कैटेगरी आपकी कैल्सेरिया है। अब ये किससे बनी होती है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई रहती है। साइकोन इसका एक एग्जाम्पल है, और ल्यूकोसोल्निया जो है इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो पोरीफेरा की पहली कैटेगरी कैल्सेरिया है। ठीक है,
क्लियर है। और क्या इसकी विशेषता, इनके शार्प एजेस के कारण, मतलब ये काफी शार्प यहाँ पर होती है, उनके स्पिक्यूल्स कारण जो है इसे इस कैटेगरी में पॉरीफेरा में डाला गया है। दूसरा होता है अपना हेक्सेक्टी नेलाडिड। ठीक है, अब इसका हेक्सेक नाम क्यों है, क्योंकि इसमें इस तरीके से सिक्स बोल सकते हैं पार्ट पाए जाते हैं, इस तरीके से सिक्स शेप्ड ये पाया जाता है। तो ग्लास स्पंज के रूप में भी जाने जाने वाले इस स्पंज में सिलिका स्पिक्यूल से बने छहरे कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, सिक्स शेप्ड कंकाल यहाँ पर पाए जाते हैं। और शायद ही, मतलब बहुत रेयर ही ये गहरे पानी में, डीप वाटर में दिखते हैं, मतलब बहुत रेयर इनकी प्रजाति है, बहुत कम ये दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आप यूप्लेक्टा को ले सकते हैं और हाइलोनीमा को यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखना, तीसरी कैटेगरी जो है डेमोस्पेरेंजिया है। ठीक है, डेमोस्पेरेंजिया एक कैटेगरी है, स्पंज का ये सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। ठीक है, स्पॉन्जी प्रोटीन से बने हुए स्पेक्यूल्स होते हैं, इसमें प्रोटीन के होते हैं, और कैल्सीरिया में कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। ठीक है, अब इसमें हो भी सकता है कि इसमें इसका जो है स्केलेटन पाया जाए, और बहुत सारी जगह इनमें स्केलेटन नहीं होता है। तो ये दोनों इनकी विशेषता है कि विथ स्केलेटन हो सकते हैं और विदाउट स्केलेटन ये हो सकते हैं। यूस्पोंगिया और स्पोंगिला, स्पोंगिला का तो आपने कई बार पोरिफेरा में क्वेश्चन भी देखा है। ये दोनों जो है डेमोस्पोंगिया से बिलोंग करते हैं। डेमो से आप इसको याद रख लेना, सबसे बड़ा वर्ग है ये, सबसे ज्यादा प्रजाति इसी की पाई जाएगी। यूस्पोंगिया और स्पोंगिला इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पेपर के 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पीट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है। पीट मिट्टी आपने देखी होगी, जो बहुत ही मतलब डार्क ब्राउन सी ये रहती है, तो जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहां पर पीट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की रहती है काफी, मतलब यूजुअली जो प्लांट्स वगैरह चलते हैं वो इस मिट्टी में बहुत अच्छे से चलते हैं। भारी वर्षा और आर्द्रता वाले जहां पर भी ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, उस क्षेत्र में आपको पीटी सॉइल देखने को मिलती है। कैंसर कोशिकाओं के समूह या गांठ को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ लंप ऑफ कैंसरस सेल कॉल्ड। जो कैंसर वाली सेल होती है उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। कैंसर वाली सेल को मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार की सेल होती है, मोस्ट कॉमन नेम है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। एक मिनट, स्क्रीन पर विजिबल है ये चीज। ओके, पहले अपन थ्योरी देख लेते हैं फिर समझेंगे। ऑप्शन नंबर डी, मैलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली दो प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मैलिग्नेंट के बारे में, जो पूरी बॉडी में एक बार ये स्टार्ट हो जाने के बाद ट्यूमर पूरी बॉडी में फैल जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, सेल्स आर कैंसरियस एंड कैन स्प्रेड टू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन। ये वाला जो ट्यूमर है ये दूसरे टिश्यूज और दूसरे शरीर के जो बॉडी पार्ट है उसमें फैल जाता है। और बिनाइन ट्यूमर की बात करो तो ये जहां पर है वहीं पर ही रहता है। तो बेसिकली ये वाली चीज सही है कि शरीर के अदर बॉडी पार्ट को ये अफेक्ट नहीं करता है। सेल्स आर नॉट कैंसरियस एंड वॉन्ट स्प्रेड, ये एक ही जगह रहता है और कैंसर का कारण नहीं बनता है क्योंकि ये फैलता नहीं है। ठीक है, दो चीजों के, इसने क्या बोला था कि जो फैलता है। ग्रुप ऑफ लंप ऑफ कैंसरियस, मतलब पूरा समूह या गांठ यहाँ पर बन जाती है, एक से एक जुड़ती जाती है, उसे मैलिग्नेंट के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लेटलेट काउंट में कमी से आंतरिक यहाँ पर हो सकता है। अगर प्लेटलेट के काउंट में कमी हो रही है तो इंटरनल ब्लॉटिंग यहाँ पर होगी, इंटरनल ब्लीडिंग, हैमरेज यहाँ पर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, इंजरी। आपने हमेशा एक नाम सुना होगा, मूवीज टीवी वगैरह में देखा होगा, ब्रेन हैमरेज हो गया है। दैट मीन्स कि ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाती है तो वहां पर हैमरेज यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि नक्सीर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। शरीर के अंदर अत्यधिक रक्त बहना, अब सिर्फ ब्रेन में ही नहीं पूरी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसको अपन आंतरिक रक्तस्राव के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, एक बेसिक सा जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, जब आपके प्लेटलेट काउंट 10,000 प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर से कम हो जाते हैं, मतलब ये तो बहुत ही कम बताया है। ठीक है, अभी पूरा डिटेल में अपन समझेंगे, तो खतरनाक आंतरिक रक्तस्राव हो जाएगा, मतलब पूरी बॉडी अंदर से ही उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि दुर्लभ गंभीर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक मस्तिष्क में रक्तस्राव का कारण बन सकता है, जो कि मतलब अगर आपको एक पता है कि अगर हल्का सा भी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं पैरालिसिस और इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट प्लेटलेट काउंट के बारे में अपन पढ़ते हो, डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स होते क्या है, वन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द
क्लोटिंग एंड ब्लीडिंग, मतलब हमारे शरीर में ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जैसे आरबीसीज होते हैं वैसे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और वैसे ही क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। मतलब लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, तीन चीजें होती है ब्लड के अंदर। नॉर्मल प्लेटलेट्स जो होते हैं 1,50,000 से 4 लाख पर माइक्रोलीटर, मतलब पर माइक्रोलीटर में इतनी क्वांटिटी प्लेटलेट्स की यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए सबके शरीर में और होती है। अब ये थोम्ब्रो वाली जो बीमारी है ये कब होती है, जब आपके शरीर में 1,50,000 प्लेटलेट्स से कम हो, पर माइक्रोलीटर में ही हम लोग सबकी बात करेंगे। अगर शरीर में 1,50,000 से कम हो गए तो यहाँ पर ये थोम्ब्रो वाली बीमारी हो जाएगी, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होगी और हर जगह जो रक्त के थक्के बन जाएंगे। तो ये सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि शरीर पर जगह जगह चकत्ते बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थोम्ब्रो वाली बीमारी हो जाएगी। फिर डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके शरीर में प्लेटलेट काउंट 1 लाख के अबोव है तो कोई ऐसा बड़ा दिक्कत नहीं है, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए। अगर 1 लाख के बीच में है और अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है, रैशेस ऑन द स्क्रीन, वन शुडंट वरी, मतलब यहाँ पर आपको कोई इंटरनल ब्लीडिंग वाला नहीं लग रहा है, कोई रैशेज नहीं हो रहे, तो इतना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50,000 से कम हो गए तो मतलब आपको मेडिकेशन में आना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जो भी डॉक्टर सलाह यहाँ पर देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर बहुत ही कम हो जाता है दैट मीन्स वो सर्वाइवल के रेट डिक्रीज हो जाते हैं, अगर सबसे पहले हॉस्पिटल वाली ट्रीटमेंट अपन को नहीं मिलती है। ठीक है, और वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए। देखो शरीर में हल्के से भी प्लेटलेट्स कम पड़ते हैं, मतलब एक लिमिट से कम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो कमजोरी होना, घुटन होना, घबराहट होना, ये बेसिक सिम्टम आपको हर बीमारी में मिलेंगे। ठीक है, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, खुजली चलने लग जाती है क्योंकि वही क्लॉटिंग होने लग जाती है, तो वो वैसे ही आपको पता चल जाता है। अगर कोई भी कहीं पर भी हल्का सा भी कट लग गया तो कंटिन्यूस यहाँ पर ब्लीडिंग होती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर नाक से कान से खून निकलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगला देखिएगा, कार्य की इकाई क्या होती है, तो आप सभी को पता है कार्य की इकाई यहाँ पर जूल होती है। ठीक है, दो प्रकार की ऊर्जा, पहली गतिज होती है तो दूसरी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें पूछा गया मैच द कॉलम, आपको मिलाना है वन्य जीव अभ्यारण्य, विश्व पर्यावरण दिवस और वाइल्ड लाइफ वीक। मतलब दो में तो अपन को ये बताना है कि कौन सा किस दिन मनाया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या करता है, कंजर्व करता है वाइल्ड लाइफ को, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा। सी कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही एक पॉइंट बचा हुआ है। और देखो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जून का पहले सप्ताह को ही मनाया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ द जून, क्योंकि यहीं से जो है इन्वायरमेंट के लिए अपन वो देख लेते हैं सारी के ग्रीनरी वगैरह थोड़ी बहुत यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, तो पर्यावरण के लिए हम लोग थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि जुलाई में पूरा वृक्षों से रिलेटेड होता है ना, पूरा प्लांटेशन वाला जुलाई वीक जाता है। वाइल्ड लाइफ वीक, जंगली जानवरों के लिए जो है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, तो अपना सी ए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रदूषण पर काबू पाना पर्यावरण प्रबंधन का एक शक्तिशाली तरीका है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर प्राकृतिक और कृत्रिम कारकों को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं के कारण पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये शक्तिशाली तरीका है प्रदूषण पर काबू पाना, इन्वायरमेंट को आप मैनेज करके चले, और इसके पीछे का जो रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, नदी के किनारे पर स्थापित उद्योग के नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है।